02 बटालियन। एनडीआरएफ का गठन 19 जनवरी 2006 को हुआ था। उस समय एनडीआरएफ की टोटल 8 यूनिट थी और आज एनडीआरएफ की पूरे देश में 16 यूनिट है, जो देश के अलग अलग भागों में डिजास्टर में रेस्क्यू और रेस्पॉन्स कर रहे हैं। फर्स्ट बटालियन गुवाहाटी में, सेकंड से जैसे हम हैं तो कलकत्ता में है, सेकंड बटालियन कलकत्ता में, और सिक्किम में कोई डिजास्टर होता है तो रेस्क्यू और रेस्पॉन्स का जिम्मेवारी सेकंड बटालियन। एनडीआरएफ किसी भी डिजास्टर में वेल फ्लड हो, सीवियरन हो, ड्यूरिंग अर्थक्वेक अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो रेस्क्यू, ये सब में वेल ट्रेंड है और ट्रेंड रेस्क्यू। तो आज का जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी को अवेयर करना है। उससे पहले हम डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये इलाका जैसे ये आदर्श गांव की बात करें तो इसमें आप सभी को यहाँ के हैं ना, सभी यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो जो पीछे ग्लोब आया था तो ऐसी अचानक घटनाएं हो सकती है कभी, और वो पहले पता भी नहीं चलता। तो डिजास्टर का कुछ कहा नहीं जा सकता। डिजास्टर एक ऐसी घटनाएं होती है जो अचानक होती है, जिसमें कोई प्री वार्निंग या पहले में कुछ पता नहीं चलता, और जब वो घटनाएं घटित होती है तो जान माल का नुकसान होता है ना। वो चीज़ें हम रोक तो नहीं सकते, बट अवेयर होके उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसे डिजास्टर के 2 टाइप्स है, नेचुरली डिजास्टर और मैन मेड। नेचुरली डिजास्टर में आता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो सिक्किम की मेन डिजास्टर है, क्योंकि सिक्किम के जो पहाड़ है थोड़े कच्चे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लैंड आपको स्लाइड होती हुई नज़र आएगी और उससे भी काफ़ी नुकसान और जान माल का नुकसान होता है। उसके अलावा फ्लैश फ्लड जैसे ग्लोब के समय आया था, कोई क्लाउड ब्रस्ट हो जाना, लेक ब्रस्ट हो जाना, अर्थक्वेक के लिहाज से भी सिक्किम है वो जोन 4 में आता है, काफ़ी सेंसिटिव। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर है सुनामी। सुनामी भी नेचुरल डिजास्टर है, उसको भी हम रोक नहीं सकते। और उसके अलावा कोई नेचुरल डिजास्टर आप बताइए। फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और फायर, लाइटनिंग थंडरिंग। लाइटनिंग थंडरिंग भी नेचुरल डिजास्टर है। दूसरा जो टाइप है डिजास्टर का वो है मैन मेड। मैन मेड में क्या क्या आता है? फायर हो गया। मैन मेड मीन्स जो चीज़ें हमारे द्वारा जो बनाई गई है या मानवीय भूल की वजह से कोई इंसिडेंट या डिजास्टर हो जाता है, तो वो है मैन मेड। मैन मेड में जैसे ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, ब्रिज को हमने बनाया, हो सकता है उसमें कहीं कमी रहेगी, उसकी जो मजबूती थी उसमें कमी रहेगी और उससे डिजास्टर हो गया, कोलैप्स हो गया, तो उससे जान माल का नुकसान हो गया, वो मैन मेड है। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, बस एक्सीडेंट हो जाना, रोड एक्सीडेंट कुछ भी हो, ऐसा प्लेन क्रैश हो जाना, आग लग जाना, कोई डैम, कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाना, ये सब किस में आ जाते हैं? मैन मेड में आ जाते हैं। तो जो नेचुरली डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर है, इनको हम रोक नहीं सकते। नेचुरली जो डिजास्टर है उसको तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, उन्होंने तो होना ही होना है, बट कम्युनिटी को अवेयर करके छोटी छोटी स्किल लर्निंग और ऐसे प्रोग्राम करके हम अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं, ताकि समय पर जब डिजास्टर घटित हो उस समय हम अपने आप को बचा पाएँ, और अगर अपने आप को सेव कर लिए तो दूसरे लोगों की मदद कर पाए। इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है और ये हर साल सिक्किम में अलग अलग ब्लॉक में, स्कूल में, हर जगह होता है। दिल्ली गवर्नमेंट है ये प्रोग्राम निर्धारित करती है। मेन एम इसका यही है कि लोग अवेयर हो, और क्यों अवेयर हो? क्योंकि कहीं भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहला रेस्पॉन्डर वहाँ के लोकल लोग। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ अभी गंगटोक से पहुँचते पहुँचते यहाँ लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? 1 घंटा। और सिक्किम के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे एक ही रोड है। जैसे हम गए थे लिंगे, गए थे यंग से आगे लिंगे, वहाँ एक ही रोड है। अगर रोड कहीं लैंडस्लाइड हुआ या हेवी रेन हुआ, वो रोड ब्लॉक हो गया तो वहाँ 1 घंटा क्या, वहाँ 24 घंटे में भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेस्क्यू एजेंसियाँ पहुँच नहीं पाती है या पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। इसलिए अगर वहाँ का लोकल व्यक्ति ट्रेंड है, अवेयर है, तो सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएगा, वही बचाएगा। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है वहाँ का लोकल व्यक्ति, तो उसका ट्रेंड होना, उसका जागरूक होना जरूरी है। तो प्रोग्राम का मेन एम आप समझ ही गए होंगे और शुरू करते हैं। तो इसमें
ज़्यादा ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो रूटीन लाइफ में हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको कैसे रोकना है, क्योंकि ब्लीडिंग होने से डेथ हो सकती है। आजकल हम क्या करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है और व्यक्ति का ब्लड निकल रहा है, सिर्फ वीडियो क्लिप बनाते हैं, फेसबुक में चढ़ाते हैं, और उसको कैसे रोकना है या उसकी मदद क्या करनी है, हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, वो किसी को पता नहीं होता है। और अगर ऐसे छोटे छोटे स्किल प्रोग्राम और इसके माध्यम से हम देख लेंगे तो दिमाग में उस समय आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इससे करना है। तो एक CPR है, जो CPR भी ऑन स्पॉट प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है। वो अगर उसी समय अगर आपको सही टेक्निक से आपको पता है, आपको देना आता है, तो आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसको स्प्लिंट बांध के उसके फ्रैक्चर वाले पार्ट को स्टेबल करके और हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाना है, ताकि उसकी इंजरी ज़्यादा न बढ़े और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो और हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज हो जाए। तो टोटली ये है जो फर्स्ट एड है एक तरीके से। तो इसके 7-8 टॉपिक है वो कवर करेंगे, और मेन और रिवर वाला टॉपिक भी कवर करेंगे, क्योंकि आदर्श गांव है वो रिवर के ऊपर बसा हुआ है। तो इसमें हमें रिवर फ्लैश फ्लड के दौरान क्या सेफ्टी रखना है, या कोई रिवर में बाई चांस अगर कोई साथी हमारा फिसल के गिर गया तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, और ये चीज़ें हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है CPR। तो CPR अभी हमारी टीम है वो डेमो के थ्रू दिखाएगी आपको। तो इसमें आपने CPR किसको देना है, कैसे देना है, और CPR देते समय क्या चीज़ें ध्यान रखना है, इसका आप देखेंगे। और CPR हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। किसी को हार्ट फेलियर होता है, किसी की ब्रीथ रुकती है, तो उसको बचाने का जो एक गोल्डन पीरियड है वो 8 से 10 मिनट है। किसी का हार्ट फेलियर होगा, CPR किसको देंगे? सबसे पहले तो CPR की फुल फॉर्म बता देता हूँ, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। यानी जब हार्ट फेलियर हो जाता है, ब्रीथ रुक जाती है, तो वो है उस व्यक्ति को ही CPR देना है। बाकी अगर ब्रीथ चल रही है, उसकी पल्स चल रही है, तो कभी CPR नहीं देना। कभी आपके सामने कोई बेहोश होकर गिरता है, और गिरने के कई कारण हो सकते हैं, कमजोरी हो सकता है, चक्कर आके भी गिर सकता है, उसको भी CPR तो देना नहीं है ना। तो सबसे पहले हाँ जी क्या बोले कुछ दिक्कत है? अच्छा बैठो ना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं? तो CPR जैसे मैंने बताया, जिसका हार्ट फेल हो जाता है, ब्रीथ रुक जाती है, पल्स नहीं चलती, उसको CPR देंगे। बाकी अब वो पता कैसे करेंगे? आप जाएंगे, उस व्यक्ति को अलर्ट चेक करेंगे कि भाई इसको होश है कि या बेहोश हो गया। अगर उस होश है तो कुछ गर्दन हिलाएगा, हाथ पांव हिलाएगा। अगर बेहोश है तो कुछ नहीं हिलाएगा। तब उसके बाद उसने आप पेशेंट की पल्स चेक करनी है। कौन सी पल्स चेक करनी है? बॉडी में बहुत सारी पल्स है, यहाँ पे रेडियल पल्स है, और आपकी जो गर्दन है इसके दोनों साइड में आपको कैरोटिड पल्स मिलेगी। आप 10 से 15 सेकेंड यहाँ इजीली चेक करेंगे तो कैरोटिड पल्स आपको मिलेगी। तो आपने उस विक्टिम को अलर्टनेस चेक किया, यानी वो व्यक्ति अनकॉन्शियस है। तो दूसरा स्टेप आपका रहेगा उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स ये वाली क्यों चेक करनी है? बॉडी में बहुत सारी पल्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। डॉक्टर आपकी पल्स यहाँ चेक करता है, लेकिन जो बेहोश होकर गिरता है या हार्ट फेलियर होता है उसकी यही पल्स चेक करनी है, क्योंकि ये हार्ट के नज़दीक है। अगर ये पल्स एब्सेंट है तो आपको पता तुरंत लगेगा कि इसका हार्ट फेल हो गया। तब आपके दिमाग में आ जाएगी इसको CPR की जरूरत है। तो दो स्टेप हो गए। गिरा, उसकी अलर्टनेस चेक किया, अनकॉन्शियस था, तब आपने उसकी पल्स चेक किया विक्टिम की, और पल्स एब्सेंट मिला, तब आपने CPR अप्लाई करना। तो CPR कैसे अप्लाई करना है उसकी आप डेमो के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। तो आप तो अभी क्या है, सब आपने लगभग सब बता ही दिया कि CPR कैसे देना है, किसको देना है, ठीक है। तो अभी CPR देने से क्या करना, हमारा क्या बोला, हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना है ना। हार्ट और लंग्स दोनों मान लो फेल हो गया तो उसको पुनर्जीवित करना है। तो हार्ट को अगर हार्ट को पुनर्जीवित करना है तो हार्ट को कहाँ लोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ हार्ट है उसका, तभी तो हार्ट को पंपिंग करेंगे, तभी तो जाके CPR दे पाएंगे सही तरीके से। उसको हार्ट को लोकेट करने का क्या तरीका है, अपना जो रिप से दोनों साइड का, जैसे मान लो इसका रिप से दोनों रिप्स को पकड़ते हुए जाना है, और जहाँ इसका एंडिंग होगा मतलब दोनों का एक जगह, वहाँ पे एक छोटा सा हड्डी मिलेगा, उसको क्या नाम है, जाइफॉइड प्रोसेस।
से 2 उंगल ऊपर बाएं तरफ अपना हार्ट का लोकेशन है। तो वहाँ पे क्या करना, अपना मास्टर हैंड को रखना है और कंप्रेस करना है। तो कितना कंप्रेस करना है, 30 बार कंप्रेस करना है। 30 बार कंप्रेस करना, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है। क्यों 30 बार इसलिए कंप्रेस करना, हार्ट को हमारे को सपोर्ट करना कंप्रेस देके। जो हार्ट पंपिंग कर रहा था बंद हो गया, तो उसको हार्ट को पुनराय पंपिंग की हालत में लाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। और जो लांस भी तो डेथ हो गया ना, तो लांस को भी सपोर्ट देने के लिए क्या करना, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब अपना आर्टिफिशियल तरीके से उसको ऑक्सीजन देना है अपना मुंह से। ठीक है, और कितना डेप्थ दबाना है, मतलब कंप्रेस कितना करना वो भी तो जानना पड़ेगा। मान लो ऐसे हल्का हल्का मार है तो उसमें हार्ट को सही सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो डेप्थ कितना करना है। एडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट का अलग अलग होता है। इन्फेंट का क्या होता है 3 से 4 सेंटीमीटर, और चाइल्ड का होता है 4 से 5, और एडल्ट का 5 से 6 सेंटीमीटर। मान लो अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा सेंटीमीटर के हिसाब से, तो क्या करना, कोई भी मतलब चेस्ट मोटा से मोटा विक्टिम, पतला विक्टिम, किसी का विक्टिम, जो भी विक्टिम है उसका 1/3 चेस्ट दबना चाहिए। जब आप कंप्रेस करोगे तो 1/3 दबना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर कहीं में हमारे को अनकॉन्शियस हालत में कोई विक्टिम मिल गया, कोई गिर गया या तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो फर्स्टली उसका क्या करना है, किसी हार्ड सरफेस में लेटाना है। सीपीआर हमेशा कहाँ देना है, हार्ड सरफेस में। कभी भी टेबल के ऊपर, कंबल, गद्दा उसके ऊपर नहीं देना, क्योंकि उसको हमारे को हार्ट को पंपिंग करना है ना। तो अगर सही नरम जगह होगा तो हार्ट को हम पंप नहीं दे पाएंगे सही तरीके से, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, हमेशा हार्ड सरफेस में लेटाना है। और उसका जो जूता वगैरह होगा, बेल्ट वगैरह सब खोल देना है, कपड़ा कुपड़ा खोलना है। और जैसे मान लो मेरे को एक विक्टिम अनकॉन्शियस हालत में मिल गया, मैंने उसको एक हार्ड सरफेस में लेटा दिया, उसके बाद क्या करना है, उसका अलर्टनेस चेक करना है। तो अलर्टनेस कैसे चेक करना है, जैसे विक्टिम पड़ा है, ऐसे गया, मैं उसको पूछा है यार ओके, आप क्या करना, अपना लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो कि भाई साहब आप ठीक हो, ऐसे जो आपका लैंग्वेज होगा उसी हिसाब से। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तब क्या करना है, ईएमएस को कॉल करना है। ईएमएस का नंबर कितना है, 112 पे कॉल करना, बताना कि यहाँ पे एक अनकॉन्शियस हालत में विक्टिम पड़ा हुआ है, आप हमारी मदद के लिए जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। ये जो दूसरा रेस्क्यूअर होगा ये कॉल करेगा, अगर 2 है, अगर सिंगल हो तो मैं ही करूँगा कॉल उसको। फिर उसके बाद क्या करना, उसका पल्स चेक करना। कौन सा पल्स चेक करने के लिए बताया, कैरोटिड पल्स, जो दोनों साइड में मिल जाएगा। तो इसका पल्स चेक करना कितना, 10 सेकेंड तक गिनती करना, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। मान लो 10 सेकेंड गिनती किया, पल्स उसका नहीं मिला तो पल्स एब्सेंट, अप्लाई सीपीआर। तो सीपीआर देने का पोजीशन पहला कैसा होगा, इस तरीके से बैठना है, दोनों घुटने को फोल्ड करना है और विक्टिम के साथ लगाना, पूरा एकदम विक्टिम में सटा देना विक्टिम के साथ। और फिर सेम तरीका, पहले क्या करना, हमारे को हार्ट को लोकेट करना। फिर हार्ट को कैसे लोकेट करेंगे, जैसे रिब्स टू रिब्स आया और एक जायफर्ट प्रोसेस मिला, वहाँ से 2 उंगल ऊपर अपना जो मास्टर हैंड है उसको रखा, जहाँ पे लोकेट किया। मान लो यहाँ पे लोकेट हो गया हमारा हार्ट का, तो वहाँ पे क्या करना, मास्टर हैंड का जो पंप मसल यहाँ पे मोटा वाला हिस्सा है ना, उसको रखना है। और दूसरा हैंड क्या करना, उसका ग्रिप बनाना है। और डेप्थ कितना बोला था मैं, एडल्ट और चाइल्ड के लिए, मान लो ये एडल्ट पेशेंट है तो कितना है, 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है। कितना बार कंप्रेस करना है, 30 बार कंप्रेस करना, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना। ये कितना बार देना है, 1 मिनट के अंदर 100 से लेके 120 बार कंप्रेस करना है, मतलब 4 से 5 सर्कल हमारे को देना है, कंप्रेस करना है। तो अभी देख लो मैंने पोजीशन बना लिया। पोजीशन हमेशा कैसे रहेगा, विक्टिम के ऊपर चढ़े हुए, मतलब पूरा वजन आपका विक्टिम के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसे दूर से देंगे तो सही तरीके से इसको पंप नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए विक्टिम के ऊपर पूरा चढ़ना है। उसके बाद 30 बार कंप्रेस करना। गिनती कैसे होगा, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड। 9 हैंड बोलने के बाद फिर बोलेंगे 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से 29 बोलने के बाद 1 बोलेंगे, मतलब 1 सर्कल पूरा हुआ। गिनती में भूल जाएंगे ना, इसलिए हमारे को क्या सर्कल का भी पता करना पड़ेगा। जैसे 29 1 बोल देंगे तो इसका मतलब हो गया 1 सर्कल कंप्लीट हुआ। और जो दूसरा साथी होगा हमारा, वो क्या करेगा, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देगा। आर्टिफिशियल तरीके से लंग्स को भी सपोर्ट करना है, इसलिए ये आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन देगा। इसको कैसे देगा, जैसे मान लो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। जैसे 1 बोल दूंगा, ये नाक को दबाते हुए, जैसे नाक को दबाएगा, नाक को बंद रखेगा और फिर 2 बार अपने अंदर सांस भरेगा और उसको 2 बार सांस अंदर देगा। देख लो,
मेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरा जो पोजीशन रहेगा सेम रहेगा। क्यों? जो 2 रेस्क्यूअर, अगर मैं सिंगल होता तो मैं अपना हाथ हटाता और सेम इसी तरीके से कोई एक बैरियर का इस्तेमाल करता। अगर हमारे पास एक है फेस शील्ड, आपके पास नहीं होगा, कोई रुमाल होगा, गत्ता होगा, उसको लगाना है और नाक को पीच करना है, उसको मुंह को खुला रख के अपना सांस भरना, जैसे मैं भर इस तरीके से 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना, फिर कंटिन्यू वही सेम पोजीशन बना के आपको दोबारा कंप्रेस शुरू करना। फिर इस तरीके से 4 से 5 सर्कल आपको कंटिन्यू देना है। उसके बाद दोबारा पल्स चेक करना है। कौन सा पल्स? कैरोटिड पल्स। जैसे मान लो पल्स मिल गया तो उसको रिकवरी पोजीशन, मतलब आरामदायक पोजीशन में लेटाना है। अगर पल्स नहीं मिला तो कंटिन्यू सीपीआर का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ईएमएस ना आ जाए। मैं बोला था नाक को दबाना, और नाक को किस लिए दबाना है? अगर मान लो नाक को नहीं दबाया, जब मैं सांस उसके अंदर दे रहा हूँ ना, तो क्या नाक के अंदर बाहर आ जाएगा, पूरा अंदर नहीं जाएगा। इसलिए नाक को हमेशा दबाते हुए उसको सांस को अंदर देना है। पहले मान लो कोई एक विक्टिम पड़ा हुआ है, उसको आपने एक हार्ड सर्विस में लेटा दिया। अभी क्या करना, उसका अलर्टनेस चेक करना है। तो अलर्टनेस चेक करिए एक बार, कैसे किया था मैंने। पोजीशन बनाना है, घुटने को फोल्ड करना है, एक घुटना फोल्ड करके साइड में लगाना है। एक बार दिखा दो, चलो ठीक है, बनाइए एक बार वो ये अलर्टनेस। पूछना है यार ओके, अपना लैंग्वेज ओके ठीक था। हाँ, अभी मान लो इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या करना है, ईएमएस को कॉल करना है। 112 पे कॉल करके बताना है कि विक्टिम पड़ा है, उसके मदद के लिए आप जल्द से जल्द आइए। ठीक है, ईएमएस को कॉल करके अभी क्या करना है, उसका हाँ पल्स चेक करना है उसका। तो कैसे पल्स चेक करेंगे बताइए, उस हाथ से करिए। 10 सेकंड तक गिनती भी करना है। 1001, 1002 सेकंड को पूरा करने के लिए 10-15 सेकंड तभी मिलेगा। अब मान लो पल्स आपको नहीं मिला तो क्या पल्स एडजस्ट को अप्लाई सीपीआर। तो अभी क्या करना है, पहले हार्ट को लोकेट करना है। हार्ट को लोकेट करिए, आप बैठ जाइए, जैसे पोजीशन बनाए तो सिर पे आ गया, जैसे दोनों घुटना फोल्ड करके जमीन पे। हाँ, हार्ट को लोकेट कर लिया हमने। अभी बॉडी वेट थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे झुक जाए पूरा, और हाथ कभी फोल्ड नहीं होगा। ठीक है, अभी दबाइए, कंप्रेस कीजिए 30 बार। 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाँ, 29 एक बोलना है। एक हाँ, अभी क्या करना है, आपने 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना तुरंत बोलना है। जैसे मान लो एक खोल दिया, लगा दिया। ये किसने लगा रहे, बैरियर का इस्तेमाल किसने कर रहे हैं। अगर उसका कोई बीमारी है, अगर मान लो विक्टिम है, विक्टिम के अंदर कोई बीमारी हो अपने अंदर ना आ जाए, इसलिए बैरियर का इस्तेमाल करना है। पूरा सांस हमने फिर उसको दीजिए, बहुत बढ़िया। दोबारा देना। फिर दोबारा क्या करेगा, जैसे इनका मान लो ब्रीथिंग दे दिया 2 बार, फिर ये क्या करेगा 2 बार, फिर दोबारा कंप्रेस शुरू कर देगा। शुरू कर फिर दोबारा शुरू कर हामी पर अर्को मिटिङ बोर्डमा हुन्छ त्यो प्लास्टिकहरू रिसाइकल गर्छ कि त्यसको लागि मिटिङ राखेको छ बोर्डमा। यहाँ नानाहरूले बजार कमिटीले राखेको रहेछ कि हामीलाई पञ्चायतहरू होइन, प्रेसिडेन्ट छैन, हामी 2 जना एटेन्ड गर्नु। खानाहरू भनेको ल डिस्प्ले भनेको दोनों का पोजीशन क्या होगा, आपने सामने होगा। तो अगर मैं कंप्रेस करते करते थक गया, मैं मान लो कंप्रेस करके थक गया, तो क्या मैं हाथ छोड़ूंगा, ये दूसरा वाला पोजीशन बना लेगा अपना, दूसरा वाला कंप्रेस शुरू कर देगा। मैं क्या करूंगा, तो रेस्क्यू ब्रीथ का काम करूंगा, मतलब मैं रेस्क्यू ब्रीथ दूंगा उसको तब। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये कौन सा पर्सन का था, एडल्ट और चाइल्ड पर्सन के लिए। अभी क्या है, इसका जो गोल्डन पीरियड है ना सीपीआर का, वो 8 से 10 मिनट। कोई आदमी बेहोश होकर गिरता है तो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि वो क्लिनिकल डेथ में है।
मतलब उसका हार्ट फेलियर हो गया, श्वास रुक गई, वो कौन सी डेथ में चला गया? क्लिनिकल डेथ में। तो व्यक्ति क्लिनिकल डेथ में जाने के बाद उसकी जो सेल्स है बॉडी की, वो लगभग बहुत सारे सेल है, वो 24 घंटे तक भी जीवित रहते हैं, लेकिन ब्रेन सेल है वो 8 से 10 मिनट बाद कंप्लीट डेड हो जाते हैं। तो व्यक्ति का क्लिनिकल डेथ में जाना, उसके बाद जो 8 से 10 मिनट का है, उसी दौरान CPR अगर आप अप्लाई करते हो तो वो गोल्डन पीरियड है, उसी में आप उसको जीवित रख सकते हो। अगर वो 8 से 10 मिनट निकल गया तो ब्रेन सेल्स है वो कम्प्लीटली डेड हो जाएंगे और विक्टिम है किस में चला जाएगा? बायोलॉजिकल डेथ। फिर हमारी CPR की जो टेक्निक है वो प्रयास हमारा सफल नहीं। का तरीका है इन्फेंट का थोड़ा सा अलग है। इसका जो अलर्टनेस चेक करने का तरीका कैसे होता है? पैर में गुदगुदी करो या चिमटी काटो, इसमें क्या हो जाएगा? अगर मान लो आप जैसे पैर में गुदगुदी कर रहे हो तो क्या करेगा? थोड़ा सा पैर हिलाएगा। अगर वो कॉन्शियस होगा, अगर अनकॉन्शियस होगा तो क्या करेगा? वो पैर नहीं हिलाएगा। तब क्या है, मान लो एक अनकॉन्शियस हो गया, मान लो मैंने इसका पैर में गुदगुदी किया, चिमटी काटा, इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या है? अनकॉन्शियस है। तब इसका कौन सा पल्स चेक करना है? ब्रेकियल पल्स चेक करना है, कैरोटिड पल्स नहीं चेक करना है, क्योंकि यहाँ गर्दन में हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा। जैसे यहाँ पहुँच रहा था ना, इसका नहीं पहुँच रहा है। इसमें क्या करना है? ब्रेकियल पल्स कहाँ मिलेगा? ये जो बाजू में, यहाँ पे इस साइड में, इसको क्या कौन सा पल्स बोलते हैं? ब्रेकियल पल्स बोलते हैं। और वही सेम प्रोसेस है। मान लो अलर्टनेस चेक किया, फिर EMS को कॉल करना है, फिर उसके बाद आपको पल्स को चेक करना है। जैसे मान लो पल्स एब्सेंट मिल गया, तब इसको CPR देना। तो CPR देने का क्या तरीका है? पहले अपना जो बाएं हाथ है उसको सिर को सपोर्ट देते हुए इस तरीके से, मान लो सिर को सपोर्ट दिया और फिर दोनों पैर को अंदर लिया अपने हाथों के, और फिर अपना जो एक पैर उसको थोड़ा आगे करके उस पैर के ऊपर सपोर्ट दे दिया हाथ को। और फिर पोजीशन कैसा होगा? अपना जो दाहिना हाथ होगा मास्टर हैंड, उसमें क्या करेगा? दोनों मिडिल फिंगर इस तरीके से, दोनों मिडिल फिंगर लगभग बराबर होते हैं, बाकी दोनों अप डाउन होता है, इसलिए क्या करना है? दोनों मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना और एकदम सीध में। हार्ट का लोकेट कैसे करना? सेम वही निपल टू निपल जाना है, या तो फिर रिब्स से रिब्स पकड़ के वही सेम है, या तो निपल टू निपल। बच्चे का हमेशा निपल टू निपल ही सीधा हो जाता है, मिल जाता है। मान लो यहाँ पे मिल गया मेरे को, अभी पोजीशन बना लिया इस तरीके से, और सीधा एकदम ऐसे उंगली जो है ना अपना सीध में रहेगी, ऐसे टेढ़ा इधर बाएं दाएं नहीं होगा, एकदम सीधा होगा। और सेम प्रोसेस वही होगा, 30 बार कंप्रेस करना और 2 बार पफ देना। इसको रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देना, इधर पूरा सांस भर के इसको सांस देंगे, छोटा बच्चा उसका थोड़ा छोटा रहता है, वो फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करना है हमारे को? 2 बार पफ देना। किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, देख लो। मान लो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, फिर मैं क्या किया? 29 एक बोल दिया। उसके बाद क्या करना? 2 बार पफ। किस तरीके से? इस तरीके से। उसको ना नाक को पिच करना, नाक को भी दबाना नहीं है, कोई बैरियर का इस्तेमाल नहीं करना, सीधा अपने मुंह के पास ले जाना है और 2 बार इस तरीके से फूंक मारना, जैसे इस तरीके से। उसका लांग थोड़ा छोटा रहता है और इसका जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसलिए कोई बैरियर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कोई आना चाहता तो झुक जाएगा और खांसता रहेगा, या तो गले में कुछ सांस नहीं मिलेगा तो क्या थोड़ा क्या बोलते उसको अनकम्फर्ट होगा, बेचैनी महसूस करेगा थोड़ा, जब तक सांस नहीं अंदर जाएगा। तब उसको क्या करना? उसके पास जाना। सेम वही तरीका है जो मतलब पहले उसका अलर्टनेस पूछना है, हे आर यू चोकिंग? वो तो बोल नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? गर्दन हिलाएगा, खांसेगा। तो इससे आप क्या समझ जाओगे जिसका गले में कुछ फंसा है, उसको हमको दूर करना है। तो दूर करने का क्या तरीका है? उसको 5 बार बैक थ्रस्ट देना है। किस तरीके से? ऐसे आगे की तरफ धकेलना है। पहले देखा होगा कि मम्मी थे वो क्या करता, बच्चे का कुछ गले में फंस जाता, फिर में से धक्की मारता था। तो तरीका मतलब जानता था मगर उसको सही नहीं आता था। इसमें क्या करना? आगे ऐसे इस तरीके से आगे धक्का देना है। इसको क्या बोलते हैं? बैक थ्रस्ट बोलते हैं। कभी भी सिर में नहीं मारना, सिर में मारोगे तो चोट आ जाएगी, इंजरी बढ़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा? बैक थ्रस्ट पीछे से 5 बार बैक थ्रस्ट देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद मुंह को देखना है जी निकला कि नहीं। अगर नहीं निकला तब दूसरा क्या तरीका है? दोनों पैर को खोलते हुए अपना जो कोई भी एक पैर हो, बायां हो दाहिना हो, उसको पैर के बीच में ले जाना है। जैसे मान लो इसको मार के मैं पैर को खोल रहा हूँ, ये खोल दिया। उसके बाद मेरा अपना पैर जो है इसके पैर के बीच में ले गया। अगर मोटा विक्टिम है, मान लो मोटा बंदा है, तब क्या करना? अंडर ग्रिप पकड़ना, मतलब अंदर से ले जाना दोनों हाथ, और फिर दोनों हाथ को पकड़ना और एक ही झटके में गले को छुड़वाना इस तरीके से, और पीछे जाके लॉक कर देना है। क्योंकि दोबारा फिर गला पकड़ लेगा आप, जो आप उसको चोकिंग को दूर करोगे नहीं कर पाओगे।
इसलिए क्या करना है, पीछे लॉक कर देना है। फिर दोबारा अंडर व्यू, मतलब मोटा व्यक्ति में तो अंदर से ले जाएंगे, अगर पतला होता तो मैं बाहर से ले लेता, मगर ये मोटा थोड़ा है इसलिए हम क्या देंगे, अंदर से हाथ ले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, नाभि और जायफॉइड पोर्शन जो बोला था सीपीआर के दौरान, उसकी सेंटर में लेंगे। सेंटर में लेके दूसरा जो बाजू होगा उसमें क्या करना, एक उंगली फोल्ड करके बाकी चारों को ऊपर से इस तरीके से पोजीशन बनाना है। इसका जो उठा हुआ भाग होगा, जहाँ हमने लोकेट किया है वहाँ पे रखना है, नाभि और जायफॉइड पोर्शन के बीच में, वहाँ सेंटर में इस तरीके से रखना है। दूसरे हाथ में सपोर्ट देते हुए एक बार इनवर्ड एक बार अपवर्ड, मतलब एक बार अंदर एक बार बाहर, एक ही साथ करना है दोनों को, कार्रवाई को, एक बार अंदर एक बार बाहर, इस तरीके से, मतलब इनवर्ड अपवर्ड इस तरीके से करना है 5 बार। इसको कौन सा थ्रस्ट बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको क्या करना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देना, उसको लेटा के उसके ऊपर चेस्ट थ्रस्ट देना, चेस्ट के ऊपर कंप्रेस करना है 5 बार। ठीक है, ये क्या था, एडल्ट और इससे वोमिटिंग करेगा तो जो फंसा हुआ है, ये क्या है, एडल्ट और चाइल्ड का था। इसमें क्या हो, जो बोलते हैं ना डायाफ्राम रहता है, जो ये नाभि और जायफॉइड पोर्शन के बीच में एक डायाफ्राम रहता है अंदर छोटा सा, इसमें जब इस तरीके से प्रेशर पड़ेगा तो क्या करे, वोमिटिंग करेगा, तो जो गले में जो फंसा हुआ है वो बाहर आ जाए। ठीक है, अगर कोई इसको मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ सकते हो, एक बार पोजीशन आप लोगों को सही बनाओगे तभी कर पाओगे। चलो चाइल्ड वाला ये तो एडल्ट और चाइल्ड का था, अगर मान लो इन्फेंट का कहीं हो गया, इन्फेंट का समझ लो 0 से लेके 1 साल उम्र की बच्चे को क्या कहता है, इन्फेंट कहता है, और उससे 1 साल से 9 साल बच्चे को चाइल्ड, और उससे ऊपर वाले को एडल्ट। अगर मान लो इन्फेंट बच्चे का किसी का गले में कुछ फंस जाता है तो कैसे दूर करेंगे, फर्स्ट में उसका क्या करना, नाक और मुंह को खुला रखते हुए इस तरीके से, आँख के ऊपर लेके नहीं जाना अपने उंगली को, छोटा बच्चा है तो क्या करना, नाक और मुंह को खुला रखना है, और सिर को सपोर्ट देते हुए अपना हाथ का पोजीशन इस तरीके से बनाना है। जो सीपीआर में उल्टा बनाया था इसमें क्या है, इस तरीके से बनाना है। और फिर मान लो कुर्सी पे आप बैठ गए, और फिर आगे वाला जो पैर एक होगा उस पैर को थोड़ा रनिंग हालत में रखते हुए इसे इस तरीके से झुकाना है थोड़ा, और जो हाथ है अपना उसको पैर के ऊपर सपोर्ट देना है ऐसे इस तरीके से। और फिर 5 बार बैक थ्रस्ट, जैसे उसका एडल्ट और चाइल्ड का दे रहे थे पीछे ना, ऐसे सेम है इसका भी, इस तरीके से सिर में नहीं मारना, पीठ पे मारना थपकी, जैसे बैक थ्रस्ट 5 बार बैक थ्रस्ट देना, फिर पलटी मार के देखना का नहीं निकला तो दोबारा सीपीआर वाला पोजीशन अप करना, देख लो एक। और फिर क्या करना है, वही दोनों मिडिल फिंगर लेके 5 बार चेस्ट थ्रस्ट उसको देना है ऐसे 4 5, दोबारा फिर कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओगे, मतलब जो 5 बार बैक थ्रस्ट दोगे उसी में जो गले में फंसा हुआ निकल जाएगा। इस तरीके से मान लो 5 बार बैक थ्रस्ट दोगे, उसी में जो गले में फंसा हुआ था वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ सकते हो। अब बच्चे का इन्फेंट है, इसका गले में फंस गया, मैंने जो तरीका बताया वो तरीका अपना के इसका गले से बैठो, चेयर पे बैठो, अल्लाह नहीं देखिए, आप लोग देखोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे। बहुत बढ़िया, देखना है, ये थोड़ा आगे झुका लो है ना, और बच्चे का हेड थोड़ा नीचे झुकाओ। मैंने कैसे बोली, थोड़ा ऐसे देखना है, नाक और मुंह को खुला रखते हुए। बहुत बढ़िया, आप पूरा एकदम करोगे तो आप सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा पीछे करिए और हाथ को हाथ पीछे करिए, हाथ डाउन करिए, ये अभी मारिए 5 बार, तेज मारना है थोड़ा, ये जो पम मसल बोलते हैं ना इसको मोटा वाला, इसमें लगना चाहिए आपको ऐसे। अगर मास्टर हैंड किसी का भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है ना, बाएं से भी किसी का मास्टर हैंड वो बाएं से भी कर सकता है, ये नहीं कि दाहिने से ही, आपका जो मास्टर हैंड होगा उसी से आपको करना है, बैक थ्रस्ट देना है। है थोड़ा हेड झुकाओ, डाउन करिए, हाँ बस ठीक है, हाँ आगे धकेलना है इसको, हाँ ये 5 बार करना है, फिर 5 बार चेस्ट थ्रस्ट देना है। अगर उल्टा करके देखोगे कहीं मुंह में फंसा कुछ दिख रहा है तो अंगुली से आप निकाल सकते हो। त्यो अम्ला हैन बीचको मिडल दुईटा हाथ को पोजीशन इस तरीके से बनाइए, हाँ त्यो हैन हो ये वाली अंगुली ये, हाँ ये बहुत बढ़िया, एकदम सीधा ऐसे खड़ा रखना है। हाँ सही दे रहे हो, करिए, हाँ अभी सही दे रहे हैं। चलो, हाँ 5 बार, हाँ
और जब ऐसे ऐसे थ्रस्ट दे रहे हो तो बच्चे का जो हेड है ना, माउथ एक साइड में वो रखना है, उसका घुमा के रखना है ताकि वो निकल जाएगा। इसका तो नहीं होगा, इसका तो फिक्स है, पर जब उसका चेस्ट थ्रस्ट दे रहे हो तो उसका चेहरा एक साइड में घुमा के रखना है ताकि जो आप कंप्रेस करेंगे जो चोकिंग है वो निकलेगा तो साइड में गिरेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। गिर गया तो चोट लग गया, उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता रहता है। इनको ब्लड को हमको कंट्रोल करना है। जो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो अभी तरीका बताऊंगा। नहीं, इनको बुला लो, इनको बुला लो। इनके हाथ से करवाइए, इनके हाथ से करवाइए, ये इनका करेंगे। आप बताते रहना। अभी मान लो इसका हाथ में कहीं ये जा रहा था, रास्ते में चलते चलते इसका पत्थर में गिर गया तो पत्थर में कट गया, हाथ कट गया। मान लो कहीं पे कट लग सकता है हाथ में। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पैर में दिखाएंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, नीचे लेटा के दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो इसमें हाथ में ही कट गया, हाथ में कट गया तो इसका ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अपना मानव शरीर में जो ब्लड रहता है 6 से 7 लीटर, उनमें से अगर 2.5 से 3 लीटर अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसलिए फर्स्ट हमको क्या करना है, ब्लड को कंट्रोल करना है। जो ब्लडिंग हो रहा है उसको ब्लीडिंग को बंद करना है। तो कैसे करेंगे, इसका 4 तरीका है। आप इधर आ जाइए, देखो 4 तरीका। फर्स्ट क्या तरीका है, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर मतलब जहाँ पे कट लग गया वहीं पे कोई साफ कपड़ा लो, रुमाल लो, गद्दा, कुछ भी चीज़ हो, साफ होना चाहिए। ये नहीं कहीं वो पड़ा था गंदगी था उसमें और जीवाणु है जो घाव के अंदर चला जाएगा। इसलिए साफ कपड़ा को क्या करना है, सीधा घाव के ऊपर प्रेशर देना, जहाँ पे चोट लगा। जैसे इस तरीके से डायरेक्ट प्रेशर देकर उसको दबाना है। जैसे हमारा कहीं कट लग जाता है, हम खुद भी दबाते हैं, ऐसे हाथ से दबाते ना, मगर वो हाथ क्या होता है, इसके अंदर भी तो बहुत जीवाणु रहता है जो अपना घाव के अंदर चला जाएगा। इसलिए कोई साफ कपड़ा ही लेना और डायरेक्ट प्रेशर देना। अगर मान लो डायरेक्ट प्रेशर इसने दिया, ब्लीडिंग फिर भी हो रहा है, तो अब क्या करना, थोड़ा एलिवेशन देना। इसलिए ये जो हार्ट पंप कर रहा है उससे थोड़ा ऊपर कर देंगे तो क्या होता है, फ्लो कम हो जाएगा। ऊपर कर दीजिए, थोड़ा उस तरीके से ऊपर करना है। अगर मान लो पैर में चोट लगा है तो उसको लेटाना है और फिर पैर को ऊपर कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा, उसका जो ब्लड का फ्लो जा रहा था ऊपर तक वो नहीं जा पाएगा, तेजी से नहीं जाएगा, धीरे जाएगा। फिर तीसरा तरीका क्या होता है, अगर मान लो यहाँ कट लग गया तो उससे थोड़ा नज़दीक जहाँ प्रेशर पॉइंट है, जहाँ हमने क्या बोला था ब्रेकियल पल्स, तो वहाँ पे दबाना है इससे, और बीच बीच में छोड़ते भी जाना। क्योंकि अगर मान लो ब्लड को पूरा ही बंद कर देंगे तो यहाँ का सेल मरने लगेगा, तो इसको काटना पड़ेगा। इसलिए क्या बीच बीच में छोड़ना है। और चौथा तरीका कभी अपनाना नहीं। कब अपनाना है, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट कट के गिर गया हो, मतलब यहाँ से ये नहीं है, तब जाके थोड़ा सा इसका नज़दीक जाके टोनिकेट कर देना है, मतलब कोई कपड़ा बांध देना है। पहले होता था ना टोनिकेट बांध देता था, उसको कभी नहीं बांधना। उसको बांधने से क्या हो जाएगा, आगे तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और आगे ब्लड नहीं पहुंचे इसका सेल मरना शुरू कर देगा। जैसे मर जाएगा फिर वो दोबारा रिवाइव नहीं होगा। ठीक है, ये होता है 4 तरीका ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा थोड़ा एलिवेशन, तीसरा क्या है प्रेशर पॉइंट, चौथा क्या है टोनिकेट। टोनिकेट तभी करना जब कोई ऑब्जेक्ट काट के गिर जाए। ठीक है, अभी मान लो इसका डायरेक्ट प्रेशर हमने दे दिया, एलिवेशन दे दिया, इसका ब्लड कंट्रोल हो गया, मगर ऐसे तो इस तरीके से हॉस्पिटल तो लेके नहीं जाएंगे ना पकड़ के, इसको बैंडेजिंग करना पड़ेगा। तो बैंडेजिंग करने के लिए मान लो कोई साफ कपड़ा हो, कुछ भी रुमाल हो, दुपट्टा, कुछ भी से आप उसको बांध देना है। तो बांधने का हमारे पास मान लो रोल बैंडेज है, तो रोल बैंडेज से हम मान लो बांध रहे, तो बांधने का क्या तरीका है, हमेशा पतले वाले हिस्से से शुरू करना है, मोटे वाले हिस्से में ले जाना है। क्यों, अगर मान लो मोटे से पतले में गए तो ये लूज हो जाएगा, गिर जाएगा खुल के, तो आधा रास्ता जाते जाते गिर जाएगा और फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा पतले से शुरू करना है और मोटे वाले तक ले जाना है। इस तरीके से बैंडेजिंग करना है। आपके पास रोल बैंडेज नहीं है तो कपड़ा लो, गत्ता लो, कुछ भी चीज़ जो दुपट्टा हो, कोई उसको फाड़ के उसको बना के बांध दो इस तरीके से। अगर इससे भी ब्लड मान लो निकल रहा है तब क्या करना, इसके ऊपर और एक गॉज पीस लगा दो, ऊपर ही, उसको खोलना नहीं, उसके ऊपर एक गॉज पीस लगा के फिर उसको बांध दो। उसमें भी नहीं रुक रहा, फिर तीसरा एक लगा दो। तीन, इतना तो जरूरत नहीं पड़ता, एक में ही रुक जाता है। जो अपना ब्लड जो काट लग गया मान लो कहीं पे, वो ब्लड को क्लोथ होने में कितना टाइम लगता है, 6 से 15 मिनट लगता है, मिनिमम तो 6 मिनट लगता है। 6 मिनट तक हमको दबा के रखना पड़ेगा तभी वो क्लोथ होगा ना। चलो अब हेड इंजरी कर दीजिए। हाँ, इस तरीके से क्या करना, बैंडेजिंग कर देना है। ठीक है,
अभी तो ये मान लो हाथ में पैर में कहीं पे चोट लग गया, मान लो हेड में चोट लग गया तो कैसे करेंगे? ये भी तो होता है ना, कभी सिर में कोई पत्थर गिर गया पहाड़ी एरिया में तो उसमें भी चोट लग सकता है, तो उसको हम कैसे स्टेबल करके ले जाएंगे? देखो अगर मान लो यहाँ पे कट लग गया तो उसका पहले फर्स्टली क्या करेंगे, उसका बाल को हटा देंगे, काट के साफ करना पड़ेगा ना उस जगह को। तो मान लो उसको काट के साफ कर दिया, फिर वो जो चारों तरफ से ब्लड निकल रहा था उसको भी साफ करना पड़ेगा। उसके लिए साफ करने का क्या तरीका होता है, जहाँ पे कट लग गया उन्हीं के बाहर से बाहर की तरफ ले जाना, ना कि अंदर मतलब बाहर से अंदर। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जो जीवाणु होगा और अंदर चला जाएगा, इसलिए क्या करना है, बाहर से बाहर तक साफ करना है। घाव के ऊपर से नहीं साफ करना है, घाव के जो बाहर से बाहर साफ करना है इस तरीके। और साफ करने के बाद एक दूसरा साफ कपड़ा लेना, गॉज पीस लेना, जो भी आपके पास होगा साफ, उसको उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर देना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर दिया था, सेम ऐसे डायरेक्ट प्रेशर देना है। अभी इसको भी बैंडेजिंग किया था, इसको भी बैंडेजिंग करना पड़ेगा। इसको बैंडेजिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से कोई ट्रायंगुलर बैंडेज ले लेना, जैसे हमारे पास है, आपके पास तो नहीं होगा इस तरीके से, तो इसको बना लेना, किसी दुपट्टा को फाड़ के, गमछा को फाड़ के, या तो रुमाल से इस तरीके से 3 कोना वाला एक बना लेना। फिर उसको वहाँ पे बैंडेजिंग करना, देख लो ये है, इस तरीके से बांधते जाना है। पीछे एक नट लगाना है, वो हाथ नीचे कर लीजिए आराम से। आप कोई बात नहीं, हाथ आपका चोट नहीं लगाया और उसको मुड़ा सपोर्ट भी देते रहना। जैसे मान लो उसका सिर में चोट लगा है ना, उसको बताते भी जाना जी भाई साहब आपको कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा चोट लगा और ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर बोल दोगे कि आपको ज़्यादा चोट लगा है, ज़्यादा गहरा है, आप तो यार बहुत ब्लड लॉस होगा, आप बचोगे नहीं, तो ऐसे ही मर जाएगा वो बेचारा। इसलिए क्या है, हमेशा मुड़ा सपोर्ट देना है। फिर जिस तरीके से एक बार पीछे नट लगाया और सामने एक नट लगाया, किस लिए, तो हमने जो बैंडेजिंग कर रहा है इसका एक खुल ना जाए, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि इसको टाइट करेंगे ज़्यादा दर्द महसूस होगा। और जो ये बचा कुचा हिस्सा, इसको क्या करेंगे, जहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रेशर के लिए वो गॉज पीस रखा है, उसकी जो घाव है, घाव की साइड में ले जाना है, पूरा घाव के ऊपर नहीं दबाना है। घाव के ऊपर दबाओगे तो क्या थोड़ा दर्द महसूस होगा, इसलिए साइड में दबाना है इसको साइड में दबा के एक नाट लगा के इसको बढ़िया से स्टेबल कर दो। ये किस लिए, इस तरीके से किस लिए कर रहे हैं हम, अगर मान लो वो भी तो रोल बैंडेज से भी कर सकते थे ना, जैसे रोल बैंडेज में हाथ पे किया था, इसमें क्या हो जाएगा, खोलने में आसान होगा। इसमें क्या होगा, लपेट लपेट के मारा ना, तो अगर मान लो खोलेगा तो लपेट लपेट कर खोलना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। अभी इस तरीके से बांध दिया, डॉक्टर के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से पकड़ेगा, तुरंत ऐसे खुल जाएगा। इसमें आसानी से खुल जाता है, इसलिए कभी भी इस तरीके से ही बनाना जब हेड इंजरी होता है। तो हड्डी को कैसे स्टेबल करके हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। आपके पास ऐसा रिजिड स्प्रिंग तो होगा नहीं, इस तरीके से कहीं गत्ता हो, कोई बम्बू हो, जिससे इस तरीके से बनाना है। दो हाँ प्लाईवुड से भी जो अभी बताया, उसको काट के इस तरीके से बनाना है दो, क्योंकि हाथ को स्टेबल करना है हमारे को, जहाँ पे चोट लगा है, फट गया है, वहाँ पे इस तरीके से भी दोनों को रखना है। रखने के बाद उसको सेम कहीं कपड़ा लो, जो गमछा रुमाल हो, किसी से, हमारे पास ट्रायंगुलर बैंडेज है तो हम इसी से बांध रहे हैं। आपके पास कहीं मान लो कपड़ा मिल गया, साफ कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो जिससे आप उसको बांध सकते हो आराम से। इस तरीके से क्या करना, बांधना है। ये बांधने के बाद भी देख लो थोड़ा ढीला है, मतलब ये हाथ इसका हिल रहा है, तो इसका क्या चोट बढ़ेगा। हम इसको स्टेबल किस लिए कर रहे हैं, जो चोट लगा है, हड्डी फट गया है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, जितना है उतने में इसको स्टेबल करके हॉस्पिटल ले जाना है। अभी मान लो इसका फिर भी हाथ देखो ऐसे हिल रहा है ना, तो इसको क्या करना, और स्टेबल करना पड़ेगा। तो पहले देखा होगा जी, किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या करता है, डॉक्टर ऐसे लटका देता है, स्लिंग बना देता है। तो हम भी ऐसे ही सेम स्लिंग बनाएंगे इसका, देखो कैसे, जैसे सेम एक ट्रायंगुलर बैंडेज ले लेंगे इसका, अभी ऐसे ही ट्रायंगुलर बैंडेज एक ले लिया। ट्रायंगुलर बैंडेज लेने के बाद सेम ऐसे स्लिंग बना दिया इसका, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर बैंडेज लिया। फिर पीछे क्या हाथ नीचे कर लो, आराम से कर लो, पूरा जितना नीचे कर सकते हो। हाँ ये आरामदायक कर लो एकदम, अब एकदम छोड़ दो, ढीला छोड़ दो एकदम, कोई टेंशन मत लो। एक जब पीछे जब नट लगाओगे तो क्या करना है, गॉज पीस रख देना, उसको नट चुभे, इसीलिए जब नट लगाओगे तो एक गॉज पीस, कोई साफ कपड़ा रुमाल हो, उसको फोल्ड करके लगा देना है। ठीक है, अभी भी देख लो हाथ हिल रहा है ना, अभी भी थोड़ा बहुत हाथ क्या हो रहा है, हिल रहा है, उसको पूरा तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है। अभी भी देख लो हाथ ऐसे हिल रहा है, इसको और स्टेबल करना है पड़ेगा। ठीक है, आगे हो जाए थोड़ा, आगे बैठ जाइए। हाँ बस,
अभी क्या करना है, इस तरीके से एक और मान लो कपड़ा ले लेना है और पीछे जाके एक और नाट लगा देना है। जब भी नाट लगाओगे, जहाँ पे भी नाट लगा रहे हो वहाँ पे क्या करना है, एक गॉज पीस रख देना है। ठीक है, हल्का हल्का। ये हम किस लिए कर रहे हैं, जो उसका हड्डी फट गया है उसको आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है उसको, इसीलिए हम इसको स्टेबल करके हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। अगर मान लो पैर में लग गया कहीं पे तो बड़ा वाला रिजिड स्प्लिन होगा आपके पास, बड़ा वाला मान लो फट्टा बना के उसी को सेम ऐसे लगा दो। तो अभी भी हाथ क्या है, थोड़ा स्टेबल हो गया ना। अगर इसको मान लो हॉस्पिटल तक ले जाना है तो हाथ इसका नहीं हिलेगा। चलो भाइ यति गरौँ म के भन्छ होला अभी यहाँ तो हमने इसको क्या करते हैं, स्ट्रेचर बना के उस विक्टिम को रोड हेड या तो हॉस्पिटल तक ले जाना। तो हम बताएंगे कैसे कोई अपना घर का सामान से, मतलब घर का इस्तेमाल किया हुआ चीज से स्ट्रेचर बनाएंगे। अरे मान लो हमारे पास इस तरीके से कंबल तो मिल जाएगा हर घर में, क्योंकि ठंडा एरिया है तो कंबल तो मिल ही जाएगा। कंबल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। मतलब इनको ही दो, इनको ही दो, ये बना देंगे। आप बताते रहना। इस तरीके से क्या करना है, एक थोड़ा मजबूत वाला कंबल लेना है, कंबल को बिछाना है, पहले पूरा कंबल को बिछा देना है। और दो हमारे पास जैसे दो पाइप है, आपके पास पाइप नहीं होगा तो कोई बम्बू ले लो थोड़ा मजबूत वाला, कोई लक्कड़ ले लो थोड़ा, तो विक्टिम के साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और फिर क्या करना है, कंबल को बिछाने के बाद कंबल का 1/3 हिस्से में एक पोल को रखना है। फर्स्ट वाला पोल कहाँ रखना है, कंबल का 1/3 हिस्से में। मान लो ये पूरा कंबल है, ये पूरा कंबल है, इस कंबल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ तक 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो हमको कहाँ रखना है, फर्स्ट वाला पोल, फर्स्ट हिस्से में रखना। मान लो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से रखना है। फिर वो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला हिस्सा है उसको उसके ऊपर चढ़ाना है, फोल्ड करना है, इसको हिलाना नहीं है। बहुत बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा कर दूसरा दिया, बम्बू पोल थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कर दिया। मतलब 1 तक बस होगा। ओ तिमीहरूले सिकेको छ भाइ, राम्रो सिकिरहेको तिमीहरूले त गर्नुपर्छ। अभी जो दूसरा वाला पोल क्या करना है, उसको विक्टिम के साइज के हिसाब से रखना है। मान लो विक्टिम का जितना मोटा पतला भी होता है ना, तो उसी के साइज के हिसाब से रख देना। ये मान लो इतना मोटा विक्टिम है, इसी हिसाब से रखना है। दूसरा पोल रख दिया, जो फर्स्ट वाला हिस्सा का बचा हुआ हिस्सा होगा उसको क्या करना, उसके ऊपर चढ़ा देना, फोल्ड कर देना। ये थोड़ा आगे चल के बस ये ओवरलैप होना चाहिए थोड़ा। अभी जो बच गया 2 हिस्सा बचा है ना, उसको क्या करना, फर्स्ट में फोल्ड करके जो दूसरा वाला बम्बू रखा था उसके पास लेके आना, फोल्ड करके एकदम नजदीक लाओ, फोल्ड करके। हाँ ये बनाया है इन्होंने, आपने बनाया है कभी पहले? फिर अभी जो ये ऊपर चढ़ा दिया ना, वो बम्बू वाला रोप वाला है बनाया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या किया, जो ये वाला हिस्सा बचा है ना, ये किस लिए है, अगर मान लो कोई विक्टिम को ठंडा लग रहा है तो उड़ाने के लिए काम आ जाएगा। नहीं ठंड लग रहा है, बुखार नहीं आ रहा है, इसको दोबारा फोल्ड कर दो इस तरीके से, पकड़ लो इधर आ जाओ। ये देखो बन गया आपका स्ट्रेचर। इस तरीके से आप किसी कंबल या बेड शीट इससे आप स्ट्रेचर बना सकते हो। इसमें आप लेटा, आप कितना मोटा से मोटा विक्टिम को लेटा दोगे कुछ नहीं होगा। लेटा के दिखाना। हाँ, इनको ही लेते हैं। कोई बात नहीं, कितना भी मोटा हो उठा, आप बस उठा सकते हो, इतना ही है। आप लेट जाइए। तिमीले नि सबै लडाउनु बढाउनु उठाउनु तिमीले राम्रो ट्रेनिङ गऱ्यौ, सिकाउनु पऱ्यो माथि आराम से। और देख, ये जो देख रहे हो, इसका पकड़ने का पैर फिस रहा है। अच्छा इसका जो हेड होगा क्या होगा, आप गिरोगे नहीं, टेंशन मत लो। हाँ इसका जो हेड होगा कहाँ पे होगा, हमेशा सामने की तरफ। जैसे मान लो विक्टिम का हेड इस तरफ है, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा, अपना हेड इस तरफ सामने तरफ कर लेगा। क्यों, अगर मान लो दोनों का हेड आपस में सामना सामनी हो गया तो क्या करेगा, चल नहीं पाएगा, उसको जाना भी तो है आगे तक। इसलिए क्या करे, हमेशा एक जो रेस्क्यूअर होगा, जो जिसका हेड विक्टिम का हेड होगा, वो क्या करेगा, थोड़ा घूम जाएगा सामने की चलने के लिए। और दूसरा वाला क्या करेगा, इसका देखता रहेगा, इसका शकल। क्यों, इसका कोई चेंजिंग तो नहीं आ रहा है। जो विक्टिम में गिरा हुआ पड़ा हुआ उसको आपने स्टेबल किया है, तो उसको देखते भी तो रहना है कि और कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, चलो रख दीजिए।
ये क्या था, मान लो कोई कंबल या बेडशीट का आपने बना ली, कंबल बेडशीट नहीं है सब आपके ट्रेनिंग पास, सीखते जाए अगर कहीं रोप है, उसके रोप की मदद से कैसे बनाएंगे वो अभी बताता हूँ। सेम इसी तरीके से 2 बम्बू लेना, थोड़ा हार्ड वाला मजबूत वाला बम्बू लेना है, बना दोगे लो तो ये रोप। ये क्या करना है, इस तरीके से कोई मजबूत रोप लेना है। कैसे बनाओगे, खड़ा करो लेटा के, मान लो बड़ा वाला रोप है आपके पास, अब मान लो इस तरीके से कोई मजबूत वाला रोप ले लेना है और 2 बम्बू ले लेना इस तरीके से, थोड़ा मजबूत वाला बम्बू होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप इधर आ जाइए, वो देख लीजिए, फिर आप लोग इस तरीके से थोड़ा मजबूत बम्बू लेना है और एक मजबूत रोप लेना है। फर्स्ट में क्या करना है, एक नट लगा देना है, ठीक है। कौन सा नट आता है, जो भी नट आपको अच्छा आता है वो नट लगा देना है। मान लो हमारे को फ्लो भी जाता है, सबसे अच्छा किंग ऑफ नट जिसको माना जाए, थोड़ा सा सिक्नु है त्यो डन्ठा कसरी बाँध्नु इस तरीके से एक फर्स्ट में क्या करना है, एक नट लगा देना है और उसके ऊपर और एक सेफ्टी लगा देना है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है पूरा, उसमें क्या करना है, होल्डिंग कैसे करना है, एक ही हाथ का मदद से ऊपर से ऐसे ट्विस्ट करना है एक बार, ये, और फिर इसको इतना ही काम है इसका, ज़्यादा नहीं है। ऐसे सेम है, ऐसे लास्ट इस तरीके से जल्दी जल्दी बनाते जाना है। आप लोग बनाते हैं, बराबर बनाओ। पता है, देख लो कैसे घुमा रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहा है ऊपर, हमेशा इसको बराबर बराबर करते रहो, वो ढीला कर दिया। बराबर करते जाना है ना, तो जब खींच के इसको बराबर कर इधर पकड़ लेना, इधर आ जाओ, एक ऐसे नहीं, एक हाथ से बस ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे एक हाथ से पकड़ो, ऊपर ऐसे घूम जाओ ना, हाँ ये नीचे से थोड़ा वो कर दिया। ये थोड़ा सा देख रहे हो ना, अलग ही लग रहा है, वो कभी नीचे वाला पाइप इधर किसको, हाँ ये ऐसे पकड़ेगा, अंदर बाहर कर रही है, एक अलग अलग लग रहा है सब। ठीक है, फिर भी बन गया, बहुत अच्छा बना है, बन गया, बहुत बढ़िया आपने। इसमें भी कितना मोटा से मोटा विक्टिम को लेटा दो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक ताली बजाओ। मान लो आपके पास रोप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे चावल का बोरी भी होता है ना, यहाँ पे तो चावल का बोरी तो मिल ही जाता है आसानी से, तो उससे भी हम क्या है, स्ट्रेचर बना सकते हैं। ये तो बोलते हैं ना, जो भी है उसका चावल का बोरी जो होता है एक साइड में खुला रहता है इस तरीके से, दूसरा साइड में क्या करना, दोनों कोने को काट देना इस तरीके से। सेम दोनों ही चावल का बोरी थोड़ा मजबूत वाला लेना है, और फिर घुसाने का क्या तरीका है, जो खुला वाला हिस्सा उसको घुसाना है फर्स्ट में एक, और दोनों कोने से निकाल दो, जो कोना हमने काट के रखा था ना, दोनों कोने से निकाल दिया, फिर दूसरा पकड़ लिया और दूसरे को भी घुसा दिया। बोरा को अच्छा फिर क्या करना है, इससे इजी बन जाएगा। एक दूसरे को ओवरलैप कर देना है आपको। ये अभी तो पकड़ लो, इधर आ जाओ, इधर आप आ जाओ, एक पकड़, एक साइड देखो, ये सबसे आसानी से बन जाता है। बोरा का अच्छा है, कुछ नहीं है, इसमें खाली 2 बोरी लेना है, दोनों को काट देना है, इसमें बन जाएगी। इसमें भी आप विक्टिम को लेटा के ले जा सकते हो कहीं। अगर मान लो आपका ये भी नहीं है, टी शर्ट है, ये टी शर्ट से भी बना सकते हो आप। टी शर्ट वाला बनाए थे ना आप लोग, ये इसमें क्या करना, दोनों पाइप को पकड़ लेना, उसको टी शर्ट को उल्टा खींच लेना, इसका भी सेम ऐसे उल्टा खींच लोगे, या तो 1-2 टी शर्ट से नहीं हो रहा तो 3-4 भी चेयर बना दिया। ये देखिए
इसमें क्या है, इतना मोटा विक्टिम हो उसको आराम से आप ले जा सकते हो नीचे। ठीक, अगर मान लो आपको झाड़ी जंगल पार करना है, रास्ता से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका पैर में चोट लगा है, आपका चारों हाथ तो बंद हो गया, उसको एक हाथ से कम से कम सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा, उसका पैर ज़्यादा हिलेगा तो चोट बढ़ेगा। तो क्या करेंगे हम, दो हाथ की मदद से भी उसको उठा सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से पकड़ना कैसे है, ये अल्टरनेट पकड़ना है, मतलब दोनों ही पकड़ के रखना है, एक का हाथ छूट जाएगा तो दूसरा पकड़ के रखेगा, इसलिए इस तरीके से पकड़ना है। और सेम वही तरीका अपनाना है। तो फिर आ जाओ, सेम ऐसे बैठ जाना है। और ये मान लो पकड़ लिया कंधा, फिर उठा लिया इसको आराम से। अभी मान लो इसका पैर में चोट लगा है तो क्या करेगा, इस पैर को सपोर्ट दे देगा, इस तरीके से पैर को सपोर्ट दे देगा। मैं क्या करूँगा, झाड़ी जंगल है उसको हटाते हटाते आगे चले जाएंगे। 2023 में जो अक्टूबर में आया तो वो भी खतरनाक आया था, फ्लैश फ्लड से। यहाँ तक पानी आ गया था क्या, ऊपर तक आ गया था ना पानी सर। एक मिनट, तो अभी मान लो ऐसे फ्लड होता है तो कभी भी क्या करना है, ऊपर की तरफ ही रहना है, नीचे नहीं जाना, नदी के किनारे मत जाना। ये जो पानी कृष्णा नदी है ना, इसका फ्लो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लो है। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट को बहा के ले जाएगा, जिला पंचायत में भर दिया गया। इसमें चोट लग जाएगी। दो आया था, जीपी मेंबर कर दो। इसमें क्या करना हमेशा, मेंबर कितने नदी में अगर मान लो कोई गिर भी गया, आपका दोस्त वगैरह कोई भी गिर गया इस नदी में, चिंता नदी में, तो आप मान लो स्विमिंग जानते हो और उसके ऊपर मान लो उसको बचाने के चक्कर में आप कूद गए ना, तो आप भी विक्टिम बन जाओ। इसमें कभी भी नदी में कूदना नहीं है। आपको क्या करना, जहाँ पे मान लो जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा उसी जगह में खड़े होकर उसको बचाना है, ना कि पानी में कूद के बचाना है। और मान लो पानी यहाँ तक आ रखा है और आप ऊपर तक क्या करना, उसको कोई रोप फेंक के, कोई बम्बू फेंक के उसको खींच लेना है, क्योंकि इसका फ्लो बहुत है, आप कूदोगे तो आप भी बह जाओगे। मान लो अगर आपके पास रोप है और कोई गिर गया बंदा, वो उधर गिर गया, वो उधर लेटा दो, उधर से खींच, इधर खींच के बता दो, इधर से लेटा दो, इधर आपने कई बार देखा होगा कि कोई डूबता है साथी और तो उसको बचाने के लिए दूसरा भी उसमें डूब जाता है। तो यही सेफ्टी बता रहे हैं कि कोई अगर साथी गिर गया, डूब रहा है, तो उसको कैसे बचाना है, पहले सेफ अपने आप को कैसे रखना है और फिर उसको कैसे बचाना है। तो ये देखो, मतलब क्या है कि आप विक्टिम नहीं बनना है, जो विक्टिम बना हुआ है उसको बचाना है। आप रेस्क्यूअर हो, जो भी बचाव कर्मी हो, तो उसको बचाना है। या तो आपको साथी भी हो सकते उसका, उसको क्या करना, सूखे में रह के, ना कि पानी में जाके। फर्स्ट में अगर कोई रोप मिल गया आपको तो रोप को फोल्ड कर लेना है, उसको विक्टिम को देखते हुए। फिर उसके बाद क्या करना है, एक रोप का सिरा को आपका पैर से दबा लेना है। ठीक, अगर मान लो जो रोप फेंकेंगे, जब तो पूरा रोप फेंक देंगे तो पानी में चला जाएगा, और यहाँ का पानी का फ्लो तेज है बहुत, पानी में ऐसे लेके चला जाता है। तो क्या करना है, एक रोप को सिरे को पैर से दबा लिया, दूसरा क्या हाथ से भी दबा लिया, तो दोनों सेफ्टी हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर मान लो नज़दीक है तो क्या करना है, अंडर हैंड मतलब नीचे से इस तरीके से फेंकना है। अगर ज़्यादा दूर है तो क्या करना है, ओवर हैंड मतलब इस तरीके से। ऐसे तो दूर तक नहीं फेंक सकते ना, तो क्या करना, थोड़ा घुमा के फेंकना है ऐसे इस तरीके से, इसलिए क्या ओवर हैंड। हाँ नज़दीक है तो इस तरीके से मान लो इसको फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर क्या करेगा, जो बचाव कर्मी वो क्या करेगा, वो भी लेट जाएगा रोप को पकड़ते हुए। क्यों खड़े होकर क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि मान लो उसने अगर थोड़ा सा खींच लिया तो जो बंदा खड़ा है, जो बचाव कर्मी खड़ा है, वो भी उसके साथ नदी में गिर जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, लेटना है, और फिर उसके बाद ऊपर से, कंधे के ऊपर से रोप को लेते हुए धीरे धीरे खींचना है। ठीक है, इस तरीके से बचाना है, रोप की मदद से हो या बम्बू से। बम्बू वाला दिखा देंगे, रोप छोड़ दो। अगर मान लो बम्बू मिल गया, बड़ा सा बम्बू मिल गया मेरे को, तो उसको फर्स्ट में क्या करना, बम्बू को पकड़ा दिया, वो बंदा पकड़ लिया, फिर मैं क्या किया, लेट गया। लेटने के बाद सेम ऐसे ही ऊपर से, कंधे के ऊपर से खींचना है। ठीक है, इस तरीके से जो बचाव कर्मी है वो लेट के खींचेगा ना, तो वो खुद भी सेफ रहेगा। और नदी किनारे पर वैसे ही कीचड़ होता है, स्लिप वाला एरिया होता है, वो खड़ा है तो अगर जो डूब रहा है विक्टिम है वो वैसे ही डरा हुआ है, वो कोशिश करेगा उसको झपटा मारने की, तो उसको भी खींच लेगा। तो इसलिए लेटे हुए आदमी को तो नहीं खींच पाएगा जल्दी से। तो ये है। और मान लो ये वाला नदी में तो दूसरा एक चीज़ है जो आपको बनाने दूसरा तरीका है, वो क्या है, चेन सिस्टम बना के। इस नदी में होगा नहीं, क्योंकि इस नदी में तो बहता रहता है, वो आगे चलता जाएगा। मान लो स्थिर पानी में कोई अगर डूब रहा है, आपको स्विमिंग नहीं आता है, आपके पास कुछ भी नहीं, बम्बू भी नहीं, रोप भी नहीं है,
तब क्या करना है, चेन सिस्टम बनाना है। मान लो वहाँ पे कोई डूब रहे तो आपस में 3-4 जो है रेस्क्यूअर वो क्या करेगा, इस तरीके से चेन सिस्टम बना लेगा। इस तरीके से चेन सिस्टम बना लेगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्थिर पानी में होगा ये, स्थिर पानी में हो सकता है, या तो नाला क्रॉस कर रहे हो तब भी इस तरीके से चेन बना लोगे। तो मान लो एक का अगर कहीं पैर फिसल के वो डगमगाएगा तो क्या करेगा, बाकी दोनों सपोर्ट देकर उसको खड़ा कर देगा। इस तरीके से चेन सिस्टम बना लेना है। और इसका जो 50% लास्ट वाला होगा वो क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लेगा, कोई पत्थर हो कुछ भी मिल जाए इसको वो पकड़ लेगा। और ये जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला क्या करेगा, उसको जो विक्टिम डूब रहा है उसको पकड़ेगा। खास करके ये तीस्ता रिवर में, तीस्ता रिवर का फ्लो बहुत है। अभी मान लो कहीं आग लग जाता है, आग लगता है ना, तो कहीं पे आग लग गया तो कैसे आग को बुझाना है। आग जब शुरुआती आग होता है ना उसी को पहले बुझाना, अगर बड़े मात्रा में लगे तब तो बुझा नहीं पाओगे। जो शुरुआत का आग होता है तभी बुझाना है। ये जो क्या है, इसका नाम फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या होगा, हर ऑफिस में घर में भी रखने लगा है बंदा सब। इसको चलाना आना चाहिए ना, नहीं चलाना आने से घर में रखने से कोई फायदा नहीं है। कहीं पे आग लग गया, आप इसको चला ही नहीं पा रहे तो कैसे बुझाओगे। इसका चलाने का तरीका हम बताएंगे। तो उससे पहले हम फर्स्ट में बात करते हैं आग क्या है, मतलब आग का डेफिनेशन। आप लोग बताओ आग का डेफिनेशन क्या है, आप लोगों में से कोई। आग किसे कहते हैं, फायर क्या है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का केमिकल चेन रिएक्शन। क्या क्या चीज है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीनों का केमिकल चेन रिएक्शन होगा तभी जाके आग लगेगा। ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो हमने आग का पता कर लिया, तीनों चीज से आग लगता है। तो आग का बुझाने का क्या तरीका है, किसी एक चीज को कट ऑफ करना है। तो एक चीज को अगर हटा देंगे तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये आग तो बहुत किस्म का होता है ना, देखा हो कहीं पे गत्ते पे लग जाता है, कहीं मान लो इसमें भी क्या पेट्रोल में भी लगता है, गैस में भी लगता है। तो आग का क्लासिफिकेशन भी जानना पड़ेगा तभी तो उसको बुझा सकते हैं। मतलब कौन सा क्लास का आग के कैसे उसको बुझाना है। तो आग का कितना क्लास है, 5 क्लास है। मतलब आग कितना प्रकार का है, 5 प्रकार का है। कौन सा ए, बी, सी, डी और के। ये आग कौन सा है, जो अपना सॉलिड आइटम पे लगता है, जैसे मान लो कपड़े में लग गया, उसके बाद गत्ते पे लग गया, लक्कड़ में लग गया, ये सब क्या चीज़ें, ये प्लस ए आग। और दूसरा क्या, बी कौन सा आग है, जो जलने वाला तरल, कौन सा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसमें जो आग लगता है वो कौन सा क्लास का आग है, क्लास बी क्लास का आग है। और सी क्लास कौन सा है, जलने वाला गैसेस, जो मतलब गैस जलता है, वो कौन सा है, एलपीजी, सीएनजी वगैरह। और डी कौन सा है, मेटल वाला, जो मैग्नीशियम, पोटाशियम में आग लगता है। तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, बाकी 3 चीज़ तो मिल जाएगा ना, गैस भी मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी मिलता है, और ये सॉलिड आइटम तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। और चौथा 5वां क्या है, के कौन सा है, जो किचन फायर, जो किचन में आग लगता है। किचन में जब तड़का तुड़का लगा तो उसमें भी आग लग जाता है कभी कभी, तो उसको कौन सा क्लास में रखा गया, क्लास के में रखा गया। और एक इलेक्ट्रिक वाला भी है, जो उसको कोई क्लास में नहीं रखा गया, इलेक्ट्रिक आग, वो कुछ नहीं जलता है, किसी को जलाता है, थोड़ा चिंगारी पैदा करता है खाली। तो ऐसे अगर कुछ जलता तो ऐसे तार जैसे लटका हुआ ना, तार में आग लगे रहता था, तो जलता नहीं खुद को, दूसरे को जलाता है, इसलिए उसको कोई क्लास में नहीं रखा गया। तो अभी हमारे को पता चल गया कि भाई कौन सा क्लास, कौन सा आग है, सॉलिड आइटम ए क्लास में, या पेट्रोल डीजल हो गया बी में, गैसेज हो गया सी में। तो हमको बुझाना कैसे है, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो 3 क्लास का आग को बुझाता है। कौन सा, ए बी और सी, तीनों क्लास को बुझा सकता है। हमारे पास ये तीनों चीज़ से आग लगता है ना, बाकी यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लास डी वाला आग तो मिलेगा नहीं, जो मेटल वाला। तो ये तीनों चीज़ को आपको कैसे बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से। तो इसका चलाना आना चाहिए। तो इसको चलाने का क्या फॉर्मूला है, पास, PASS, पी फॉर पुल द पिन, मतलब पिन को फर्स्ट में निकालना पड़ेगा। इसमें एक और ये सेफ्टी रहता है, कैसा, इसको शील्ड रहता है, तो शील्ड को पहले तोड़ना है, फिर उसके बाद पिन को निकालना है। फिर दूसरा क्या करना है, ये फॉर, इसका क्या नाम है, नोजल, और इसका पूरे का नाम क्या है, होज पाइप। तो ये कहने एम को कहाँ करना है, एम द नोजल बेस ऑफ फायर, मतलब जहाँ आग लग रखा है उसकी बेस पे करना है, ना कि फ्लेम के ऊपर करना है। तो क्या करना है, एम कहाँ करना, बेस के ऊपर करना। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्विच द हैंडल, जैसे हमने पिन निकाल दिया तो एक हैंडल फ्री हो जाएगा, उसके बाद हम इसको दबा सकते हैं, स्क्वीज द हैंडल। और फिर लास्ट में इसमें क्या है,
हाइट स्वाइप साइड टू साइड। मान लो इस तरीके से हमने ले लिया और ऐसे आग को बुझाना है, स्वाइप करना है साइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का क्या फॉर्मूला है? पास PASS। चलो ये स्नेक बाइट वाला बता दो। पता लग गया? अभी इसको चला पाओगे सर आप लोग? कि जैसे कहीं स्नेक बाइट करता है तो यहाँ हम टोनिक वेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे तो पहाड़ जंगल झाड़ी है, तो यहाँ पे सांप भी बहुत मिलेगा, बड़ा बड़ा सांप मिलता है। जैसे चाय बगान में नीचे साइड में जाओ तो बड़ा बड़ा कोबरा मिल जाता है। तो मान लो कहीं पे सांप काट लिया तो हम उसको कैसे PhD देंगे? यहाँ पे जो इंडिया में पाया जाता है जितना सांप, उनमें से लगभग 20% सांप ही पॉइजनस सांप होता है, बाकी 80% नॉन पॉइजनस, मतलब कोई उसके अंदर जहर नहीं रहता है। मगर जब भी सांप काटे तो आप क्या मान लो कि जहरीला सांप ही काटा है। और जिसको सांप काटा है और जो उसका साथी होगा, हमेशा उसका काम रहता है जिसको सांप काटा है उसको कभी भी ये नहीं बोलना कि आपको जहरीला सांप काटा है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा घबराया जाएगा और मर जाएगा। कभी भी सांप काटने से बंदा बहुत कम मरता है, वो डर के मारे ज़्यादा मर जाता है। सांप काटने से बंदा ज़्यादा नहीं मरता है, वो डर जाता है, डरने के बाद क्या होता है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए मर जाता है। अगर मान लो कहीं पे आपको सांप काट लिया तो कैसे पता करेंगे? अगर 2 टीप लगा दिया, मान लो दोनों दांत का निशान मिल जाए, कहीं हाथ पे पैर पे कहीं पे, ज़्यादातर पैर पे मिलता है, तो पैर पे अगर कहीं 2 दांत का निशान मिल गया तो आप क्या समझे उसको पॉइजनस सांप काटा है। अगर ज़्यादा दांत मिल गया, 4-5 दांत दिखाई दे रहे तो क्या समझो उसका कि नॉन पॉइजनस सांप है। ठीक है, उसका PhD क्या है? उसको जैसे बोल रहा था साहब ने कि क्या है, उसको बांध देता है। मान लो यहाँ पे काट दिया, थोड़ा सा आगे बांध दिया, उसको क्या बोलते हैं? टोर्निकेट बोलते थे। वो कभी नहीं करना। किसने बोला था? मैं फर्स्ट में ही बोला था कि अगर यहाँ बांध दिया तो यहाँ से ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ का सेल मर जाएगा। तो क्या करना है? इसको काट के फेंकना पड़ेगा। इसलिए टोर्निकेट नहीं करना, उसको क्या करना है? साफ कर देना है। जहाँ पे सांप काटा है उसको साफ पानी से साफ कर दो, डेटॉल से साफ कर दो। साफ करने के बाद अगर मान लो ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले फास्ट हमारा काम हो क्या हो जाएगा? ब्लड को कंट्रोल करना है। ब्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे? वही सेम है, कोई डायरेक्ट प्रेशर लगा के उसको बैंडेजिंग कर देना, एक वॉल्यूम लगा के बैंडेजिंग कर देना है। और उसको क्या करना है? जो उसको सांप काटा है उसको कभी भी चला के नहीं देगा। मान लो पैदल जा रहा है, पैदल नहीं देगा। उसमें जितना वो शरीर उसका जितना काम करेगा ना उतना ब्लड और मांगेगा, फिर सर्कुलेशन और बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करना? उसको कभी भी खाना पीना, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ मत हो जैसे खाने का, पीने का, सोने भी नहीं देना, और चला के भी लेके नहीं जाना, लेटा के भी नहीं रखना। ऐसे बैठा के रख दो, इस तरीके से बैठा के रख दोगे तो उसका ब्लड आगे पीछे होता रहेगा, फिर और ज़्यादा फैलता रहेगा शरीर में। ठीक है, क्या है? सांप अगर काटता है तो फर्स्ट काम क्या होगा? उसको मोरल सपोर्ट देना, उसको घबराने नहीं देना। अरे जो PhD थोड़ा सा साफ कर देना है और बैंडेजिंग कर देना, टोर्निकेट नहीं करना, झाड़ फूंक नहीं करना, कहीं मुंह से चूसना भी नहीं ब्लड में। दूसरा जो चूसेगा उसका भी ब्लड अंदर जाएगा तो वो भी क्या हो? विक्टिम बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें खाने पीने का कुछ भी नहीं है। अभी एक दो टॉपिक है जो थ्योरी वाले ही है, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। मेनली अर्थक्वेक सिक्किम है, वो अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। जोन 4 मीन समझते हो, मतलब रिएक्टर स्केल में 6 एंड एबोव के अर्थक्वेक भी यहाँ आ सकते हैं। अर्थक्वेक को जो नापते हैं उसकी वेव को किस में नापते हैं? रिएक्टर। तो अगर 2 से 3-4 रिएक्टर स्केल है तो नॉर्मल होता है, और ऐसे शेकिंग अर्थक्वेक के आते रहते हैं। बट अगर 5, 6 या 7 इससे एबोव है तो रिएक्टर स्केल में है तो अर्थक्वेक खतरनाक है, और सिक्किम उसी जोन में आता है, जोन 4। तो इसलिए अर्थक्वेक की सेफ्टी क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। अर्थक्वेक की प्री वार्निंग सिस्टम कुछ है नहीं, पहले पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सचेत ऐप है, आपने डाउनलोड कर रखा है मोबाइल में, SACHET सचेत ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। ये NDMA का एप्लीकेशन है और इसमें अलग मैसेज आते हैं, वार्निंग आती रहती है किससे? मौसम से संबंधित। कि सिक्किम के इस इलाके में हेवी रेन होना है शाम को, तो आपको 2 घंटे पहले ही वार्निंग आती है। कौन कौन से इलाके में लाइटनिंग थंडरिंग होना है, पहले वार्निंग आती है।
बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, उसकी पहले ही आपको वार्निंग मिलेगी। उससे क्या आप सचेत हो जाओगे। तो ये गवर्नमेंट का ऐप है और ये आप सभी ने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। तो बात कर रहे थे अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की कोई प्री वार्निंग सिस्टम है नहीं, हम सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। अब सेफ्टी क्या है, आप अगर घर में है और मान लो बाई चांस अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना है, मान लो ऊपर वाली ये 4th फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे हो तो सबसे अच्छी पहले आपको पता चला और पता चलते ही आप कोशिश करो ओपन स्पेस में भाग लो, सबसे सेफ जगह वही है। ग्राउंड फ्लोर वाला तो आ जाएगा, बट 4th या 3rd फ्लोर पे वो क्या करेगा, वो तो नहीं आ पाएगा। वो आएगा सीढ़ी से आएगा तो कहीं वो उधर दब जाएगा। या लिफ्ट का प्रयोग उस समय करना ही नहीं, लिफ्ट उस समय फंक्शनल नहीं रहेगी। तो उस समय आप जहाँ भी है अपने आप को वहीं पे सेफ रखो। सेफ रखने के लिए एक बताते हैं कि अपने हेड को ड्रॉप होना है, छोटी पोजीशन बनाना है। घर में बेड है या टेबल है या जो भी हार्ड वस्तु है उससे अपने हेड को कवर करना है। ड्रॉप होना है, छोटी पोजीशन बनाना है, हेड को कवर करना है और होल्ड रहना है। कब तक, जब तक अर्थक्वेक शेकिंग बंद न हो।